दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक गलत वोटिंग सिस्टम पूरे देश को तबाह करके रख सकता है। बात है 5 मई 1789 की, जब वर्साइल में महलों में सदियों पुरानी बादशाहत की नींव हिल गई थी। मैं हूँ कीर्ति और आप सभी का कीर्ति एजुकेशनल हब पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये वाली एनसीईआरटी है जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो ये वाली एनसीईआरटी है। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी है, शायद से इस बार कोर्स चेंज हुआ है। तो जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं, एनसीईआरटी जिनके पास है, वो एक बार चेक कर लेना कि उनका जो इंडेक्स है वो यही है क्या, क्योंकि हो सकता है कि सिलेबस चेंज हुआ हो। तो एक बार आप ये इंडेक्स चेक कर लो कि यही इंडेक्स है क्या। आई होप कि विजिबल हो रहा है। तो ये इंडेक्स आप चेक कर लेना कि यही चैप्टर्स है क्या। अगर यही चैप्टर है तो ये आप वीडियो देख सकते हो। और वैसे अगर सेम टॉपिक नई एनसीईआरटी में भी है तो कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक सेम है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस होता है। अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसमें भी है तो चीज़ें यही होगी, हालांकि थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज आ गया वो लैंग्वेज में, बाकी तो सेम ही रहता है। कुछ चीज़ें कट हो जाती है और कुछ ऐड ऑन हो जाती है। बाकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर है तो आप ये देख सकते हो। इसमें जो मैं आउटब्रेक बता रही हूँ, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, वो इसी टॉपिक में से मैंने बताया है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके मैंने नोट्स स्लाइड पे दिखाए हैं, तो उस स्लाइड के नोट्स आप देख सकते हैं। और मेरे खुद के सेल्फ नोट्स भी बनाए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार, अगर आपको लगता है कि सही है, आप उसको लिखना चाहते हैं तो आप उन नोट्स को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। ये विजिबल आपको हो रही होगी, तो आप भी अपनी बुक के अंदर इनको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखो, इसमें जो ये चीज़ें हैं ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये आप ड्यूरेशन अपनी कॉपी के नोट्स में साइड में लिख लेना कि इनमें से वन वर्ड या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो रहते हैं वेरी शॉर्ट, वो बन सकते हैं। तो एक बार आप इनमें से भी देख लेना। ये रहे इसकी कुछ अंडरलाइन की हुई जो भी है इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आप इसमें से एक बार कर लेना। देन इसके बाद में मैं आपको अपने नोट्स बताती हूँ। देखो, ये मेरे सेल्फ नोट्स है, तो आपको थोड़ा सा राइटिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो सॉरी, बट इसमें मैं इस तरह से नोट्स बनाती हूँ। तो आप मेरे नोट्स देख सकते हैं। ये मेरे नोट्स हैं 9th क्लास वाले। तो इसमें से आप विजिबल कर लेना, मैं स्लाइड में शो करवा दूंगी, एक बार आप देख लो, आपको विजिबल हो रहे होंगे नोट्स। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इन नोट्स को आप एक बार देख लेना। तो ये जो मैं नोट्स इसमें दिखा रही हूँ, यही मैंने नोट्स वीडियो में बताए हैं। इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये बहुत क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी क्लास 9th वाले बच्चे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चीज़ देख लेना कि आपके लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट होने ही चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो एक ऐसा टॉपिक है कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम राजस्थान का हो या सेंट्रल का हो, या वो ग्रेजुएशन के बच्चों का हो, या फिर जो एमए कर रहे हैं प्री के अंदर है, जो एमए प्रीवियस में है, उनके जो वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगी उसके अंदर ये टॉपिक आएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक लॉन्ग आंसर आना तो मस्ट रहता है। ये रहे वो इंपॉर्टेंट नोट्स। हमने पिछले वीडियो के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या है। बेसिक इंट्रो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया। अब हम आगे चलते हैं। राजा लुइस 16 जो थे वो टैक्स बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि फ्रांस कंगाली की ओर जा रहा था। ये हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि फ्रांस जो था उसको बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट हो चुका था। अब अमेरिका की मदद करने की वजह से, और पैलेस ऑफ वर्साइल, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि पैलेस ऑफ वर्साइल इतना बड़ा था कि उसको मेंटेनिंग करने में ही जो वहाँ का किंग था उसका बहुत खर्चा हो जाता था। तो वर्साइल के जो खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे। खजाना जो था वो खाली होता जा रहा था। अब लेकिन जो ल्यूसन 16 थे, उनको नहीं पता था कि ये नया टैक्स उसके लिए मौत का फरमान बनने वाला है। ये जो मैं बता रही हूँ इसमें मैंने थोड़ा जो ओवरव्यू है वो पिछली वीडियो में देख ही लिया है। तो आई होप कि आपके लिए ये इजी हो रहा होगा समझना। अब ये चीज़ आप जब सुनोगे, अब मैं जो आगे बताने जा रही हूँ, ये आपको सुनते ही ऐसे लगेगा कि ये चीज़ पहले पढ़ी है। तो हाँ, ये अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत सा ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया है। जो स्टेट जनरल की मीटिंग थी, याद आया, जिसमें मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड किया था। पहला, चर्च के जो लोग थे, क्लियरजी। दूसरे, किंग एंड मिनिस्टर, जिनको मोबिलिटी बोला गया था। तीसरे, जो कॉमन पीपल थे, जिनको मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते थे, यानी कि जो बिजनेसमैन थे, और जो भी लोग थे, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो फार्मर्स हो, वो कोई भी हो, जो मिडिल क्लास में आते हैं, वो थे। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि वही चीज़ आ गई। तो जी हाँ, ये वही चीज़ है। अब ईस्टर जनरल की जो मीटिंग थी, राजा ने मीटिंग बुलाई, है ना, जहाँ हर स्टेट का सिर्फ एक वोट था। ठीक है,
जो थर्ड स्टेट का गुस्सा था वो ये था कि थर्ड स्टेट के लोग चाहते थे कि हर मेंबर का एक वोट हो, लेकिन राजा ने मना कर दिया। दैट वाज गलत। ये बहुत गलत है कि मतलब ये तो लीगली है कि भाई, और सब चाहते हैं कि एक जने का एक ही वोट होना चाहिए। यही थर्ड जनरल वाले चाह रहे थे। उनका गुस्सा तो जायज़ था कि 1 पर्सन 1 वोट, एक इंसान एक वोट, ये शर्त तो गलत ना थी। बट अब क्या मतलब आउटब्रेक होता है कि यही वो पॉइंट था जहाँ से लोग असेंबली से बाहर निकले। ये सबसे भयानक और बोला जाए तो सबसे बेकार काम हो चुका था कि किंग को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। ये किंग के लिए बहुत भारी पड़ चुका था। अब क्या होता है, पीपल जो थे उन्होंने बाइकआउट कर दिया द मीटिंग। पीपल बाइकआउट द मीटिंग असेंबली इन द टेनिस कोर्ट। जो मीटिंग टेनिस कोर्ट में हुई थी उसे बाइकआउट कर दी गई। क्यों? रीज़न पता ही है कि जो प्रजा चाहती थी वो हुआ नहीं, राजा ने अपना रूल चलाया। दैट वाज नॉट फेयर। क्योंकि आज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन देखें तो गवर्नमेंट भी बिना पब्लिक के परमिशन के कुछ नहीं कर सकती। दैट्स अ रीज़न कि अगर अपन देखें तो बिना, जैसे अपन एक घर में भी रह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर अपन को बिना पूछे अपने पेरेंट्स, देखो बात करनी है लेकिन सच है, बिना पूछे अगर अपने पेरेंट्स भी अगर कोई डिसीज़न ले लेते हैं तो उसमें हमें इतना गुस्सा आता है। हम ये कहते हैं यार मम्मी ने तो ये पूछा नहीं, मुझसे बिना पूछे ये काम कर दिया। दैट वाज अ पॉइंट। जब हमें गुस्सा आ सकता है तो क्या पब्लिक को गुस्सा नहीं आ सकता? यही रीज़न था इस मीटिंग को बाइकआउट करने का, क्योंकि पब्लिक की बात नहीं मानी गई। चलो अपन थोड़ा सा पॉइंट से भटक गए थे, फिर से अपन पॉइंट पे आते हैं। तो हाँ, ये असेंबली बाइकआउट कर दी गई थी। ये याद रखना कि ये असेंबली कहाँ हुई थी, तो ये असेंबली हुई थी टेनिस कोर्ट में। ठीक है, ये मीटिंग टेनिस कोर्ट में हो रही थी। ये इंसिडेंट जो था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 28 जून को। हाँ, तो ये मीटिंग कब बुलाई गई थी, तो 28 जून 1789 को। अब जो ये थर्ड स्टेट के पीपल्स थे, इन्होंने ये बात रखी कि यहाँ इकट्ठा होने की क्या वजह है। तो उन्होंने ये बात रखी, ये बात कही कि जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये उनका एक तरह से मोटो हो गया था। ये उनकी राय थी, ये उनकी उम्मीद थी कि शायद जब हम ये चीज़ कहेंगे, ये चीज़ करेंगे तो हमारी बात मान ली जाए। तो इसी उम्मीद के साथ ये सब ने मिलके ये शपथ खाई। This is called the tennis court oath. इसे कहते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। We will not despair until we will want to the constitution of the France. Describe the self-nation assembly. ये लोगों का बोलना था कि ये नीड थी, ये आवाज़ थी उन लोगों की जो वो चाहते थे। ये चीज़ गलत नहीं थी। देखो, हर एक पब्लिक, हर एक पर्सन का राइट होता है कि वो अपने नेशन के जो गवर्नमेंट है या फिर हर प्रजा के पास ये राय, हर प्रजा के पास में ये अधिकार होता है कि वो अपना अधिकार उस राजा से मांगे। वही प्रजा कर रही थी, तो इसमें कहीं पे भी पब्लिक की तो गलती नहीं थी। यहाँ पर इस वक्त सारी गलती राजा की थी, क्योंकि पब्लिक तो वही डिमांड कर रही थी जो राइट था। अब एक इसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे। इनमें 2 सपोर्टर्स थे, पहला मिराबियो और दूसरा एम्बेसिडर्स। मिराबियो जो थे वो सेकंड स्टेट के होते हो सातर भी, मतलब सेकंड स्टेट के मेंबर होते हुए भी उन्होंने थर्ड स्टेट के मदद की, और जो एम्बेसिडर्स थे वो थर्ड स्टेट के ही थे। इसे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जा सकता है कि वो सेकंड स्टेट के होके भी थर्ड स्टेट की मदद कर रहे थे, लेकिन जो एम्बेसिडर्स थे वो थर्ड स्टेट के थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पूरा जी जान लगाया था। इन्होंने एक टेम्पलेट बनाया था, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट।
उस पैम्पलेट का नाम इन्होंने ये दिया था कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि एम्बेसडर ने अपने पैम्पलेट का नाम क्या दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो मिरेबियो थे ये कौन थे। एक क्वेश्चन अपन इसी में से ये बना सकते हैं कि जो ये मिरेबियो थे क्या ये थर्ड स्टेट मेंबर थे या सेकंड स्टेट मेंबर्स, क्योंकि और चौथा ये हो सकता है कि जो असेंबली थी उसके अंदर टेनिस कोर्ट में जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी। ये जो मैंने मीटिंग के बारे में और जो ये सपोर्टर्स के बारे में बताया दैट वाज द बोथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये दोनों ही एक तरह से ये जो अभी तक अपने पढ़ा है उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट आया है। तो देखो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इसी तरह से छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे कीवर्ड्स में मिल जाते हैं। तो आप स्टे ट्यून रहिए कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे अच्छे से समझिए। ये इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। देखो जो मैं बता रही हूँ वही एनसीईआरटी की बुक में है। एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना दिस इज नॉट अ ईजी वे, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसीलिए जो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। एंड आप एनसीईआरटी अगर रीड करोगे तो आपको ये सब टॉपिक्स वहाँ पे मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी में आप जब उसको अंडरलाइन करोगे तो यही टॉपिक्स आप अंडरलाइन करोगे, ये 100% है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं छाँट कर आपको बता रही हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी अगर मैं पढ़ाने बैठ गई तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, और दैट वाज नॉट अ राइट वे कि 2-3 घंटे की वीडियो बन जाए, बहुत लंबी हो जाएगी। देखो हिस्ट्री है यार, बोरियत तो होती है, दैट्स कि इससे अच्छा अपन एक स्टोरी की तरह से माने। अब ये जो अपन ने पढ़ा आउटब्रेक, इसका एंडिंग का आ गया, तो इसमें रिज़ल्ट क्या आया था। इसका रिज़ल्ट ये था कि आखिर हार कर राजा को तो झुकना पड़ा, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन ही गया। सदियों पुरानी जो फेडरल सिस्टम था ख़त्म हो गया, और इंसानों को बर्बाद जो बराबरी का हक मिलना था वो बराबरी का हक मिला। चलो, तो एक तरह से स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो गया। अब बेस्टिल का जो गिरना था वो सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, ये लोगों की तख्त की जीत थी। इसीलिए इतिहास ने दिखा दिया कि जब लोग एक हो जाएं तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो राजा होता है ना, उसको भी घुटने तो टेकने ही पड़ते हैं। तो कितना ही किया लेकिन झुकना तो उसे पड़ा। तो एक वो कहते हैं ना कि कितना ही कर लो लेकिन तुम अगर सच्चे हो, तुम्हारी जिद सच्ची है, तो जीतना तो मुमकिन है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। यहाँ तक अपन ने ओवरव्यू तो पढ़ ही लिया था कि फ्रांस क्या था क्या नहीं, उसका ओवरव्यू पढ़ लिया कि क्यों ये असेंबली वगैरह हुई थी, क्या लड़ाइयाँ हुई थी, उसके बाद में कैसे वो जीते। वही चीज़ आ गई जो अपन ने अभी पढ़ा कि असेंबली में वो हुई थी लड़ाइयाँ। अब उसी का ही देखते हैं। तो फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के अंदर है कि नेशनल असेंबली का जो टेनिस कोर्ट था उसमें ओथ लेना और फिर एक नया संविधान का दस्तावेज डॉक्यूमेंट दिखाना, ये शुरुआत होती है अब हमारे फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की। बेस्टिल के गिरने और पूरे देश के डर के माहौल में राजा लुई 16 को झुकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार उसने नेशनल असेंबली को मान्यता रिकॉग्नाइजेशन दे दी और मान लिया कि उसकी शक्तियों पर अब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का अनुलेख होगा। कॉन्स्टिट्यूशन चाहे तो उसके ऊपर बंदिशें लगा सकता है। द बिग चेंजेस इन अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक कानून पास किया जिसने सदियों से चलती आ रही फेडरल सिस्टम समानती व्यवस्था को जड़ से ख़त्म कर दिया। अब ये जो क्लेरी यानी कि चर्च के लोग, आ गई बात वापस, क्लर्जी यानी कि जो चर्च के लोग थे उनको मिलने वाले विशेष अधिकार प्रिविलेजेस को
छीन लिया। क्यों? क्योंकि ये प्रिविलेज वो फर्स्ट स्टेट के थे तो उनको सारी प्रिविलेज मिल रही थी, राजा से ज़्यादा प्रिविलेज उनके पास थी, तो उनसे वो छीन ली गई और जो चर्च की ज़मीन जब्त कर ली, जो ज़मीन चर्च के पास थी उसको भी जब्त कर लिया गया। तो अब देखो कितना सब कुछ चेंज हो गया है। अब क्या चेंजेस आते हैं कि मेन गोल ऑफ 1791 कॉन्स्टिट्यूशन, 1791 में नेशनल असेंबली ने अपने पहले संविधान तैयार किया। इसका मुख्य उद्देश्य था राजा की जो शक्तियाँ थी उनको सीमित करना, क्योंकि राजा ने अपनी इतनी चला ली थी, इतना उसने प्रजा को परेशान कर लिया था, तो अब तो सोचा कि भाई अब तो इसके ऊपर पकड़ करनी ही पड़ेगी। तो लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्की, अब मोनार्की की पावर्स को लिमिट लगा दी गई। अब सारी तख्त एक इंसान के पास नहीं थी, अब इन सारे जो अधिकार थे वो 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिए गए। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशली। इन तीनों के अंदर इनको बांट दिया गया। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो, इनको अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ईयर 1791 फ्रांस ऑफिशियल एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। मैं जो ये बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखना कि 1791 में फ्रांस एक ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना था, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ आपके स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चंस बहुत घुमा के आते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब क्या पावर डिवीज़न हुई थी? तो पावर जो थी वो डिवीज़न हुई थी, पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाला, एग्जीक्यूटिव लागू करने वाला और जुडिशली नए न्याय करने वाला। इनमें डिवाइड किया गया। समझ गए कि लेजिस्लेटिव था जिसके पास पावर थी, क्या पावर थी कि कानून वो बना सकता था, एग्जीक्यूटिव लागू कर सकता था और जुडिशली क्या कर सकता था कि जो गलत था उस पर न्याय करना, ये काम था जुडिशली का। तो आई होप कि आपको बहुत इजीली ये चीज़ समझ में आ रही होगी। लेकिन एक अपन ये सोचते हैं कि लेकिन क्या ये नया संविधान फ्रांस में शांति ला पाएगा या ये सिर्फ एक बड़े तूफान की शुरुआत है? जानने के लिए स्टे ट्यून। अब हम लाएंगे पार्ट 3 बिकॉज ऑफ दी ज़्यादा बड़े पार्ट्स बनाने में थोड़ा सा बोरियत हो जाएगा। तो बाय, ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखना। स्टे ट्यून, स्टे एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड। बाय।